गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चंद्रयान 3 की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों का कोई भी जवाब नहीं है। दोस्तों, एक ऐसा ही फील्ड और है जिसमें हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। वो फील्ड है एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता का। दोस्तों, मेरा मानना है कि जब तक उद्यमिता का विकास नहीं किया जाएगा, लोगों को इस कला में पारंगत नहीं बनाया जाएगा, तब तक बेरोजगारी का समस्या का समाधान संभव नहीं है। ये सरकार के बस का नहीं है कि सबको नौकरी दे पाए। लेकिन दुख की बात है कि कुछ व्यवसायी और उद्यमी कर्ज लेकर उसे लौटा नहीं पाते हैं और तनाव में आकर के आत्महत्या तक कर लेते हैं। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? दोस्तों, क्या आप बिना किसी बाहरी पूंजी के या किसी संस्था से लोन लिए अपने पैसे से बिजनेस चला सकते हैं और जरूरत के मुताबिक बाद में पूंजी या कर्ज ले सकते हैं? अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, मैंने वर्ष 1976 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की उपाधि धारण की। उसके बाद काफ़ी दिन तक बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में काम किया। फिर केंद्रीय सिविल सेवा में चयनित होकर के भारतीय रेलवे अकाउंट सर्विस ज्वाइन की और फाइनेंशियल एडवाइजर यानी फाइनेंशियल वित्तीय सलाहकार के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए 2016 में पूर्वोत्तर रेलवे के वित्त सलाहकार एवं मुख्य कार्यकारी पद से रिटायर हुआ। इस नौकरी के दौरान ही मैंने 1998 में बिजनेस कंसल्टेंसी के ऊपर पीएचडी की डिग्री हासिल की। दोस्तों, बिजनेस और फाइनेंस के अपने लंबे अनुभव के आधार पर इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने पैसे से बिजनेस चलाने के संबंध में कुछ ऐसी जानकारियां मैं दूंगा जो आपके काम की साबित होंगी। आपको मैं ये बताऊंगा कि उद्यमिता क्या होती है, कौन उद्यमी बन सकता है, फाइनेंस के क्या क्या रूप होते हैं। इसके बाद आपको क्या क्या जानना चाहिए एक उद्यमी के रूप में फाइनेंस के बारे में। अगली बात मैं ये बताने जा रहा हूं कौन कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं अपने पैसे से। उसके बाद मैं आपको इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि क्या बाहरी पूंजी या कर्ज लेना वाकई में गलत है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने पैसे से बिजनेस चला रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या क्या लाभ हो सकता है और क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट द्वारा हमको बताइए। दोस्तों, मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी जरूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो भविष्य में मैं लेके आऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। पहला सवाल, उद्यमिता क्या है? दोस्तों, मेरी समझ से उद्यमिता का मतलब होता है लोगों की किसी ऐसी समस्या का समाधान करना जिसके लिए वे जो भी पैसे आप मांगे वो देने को तैयार हो। डोनेशन पे कोई काम करना उद्यमिता नहीं होता है। दूसरी बात, कौन उद्यमी बन सकता है? वही व्यक्ति उद्यमी बन सकता है जिसकी रुचि, अभिकौशल और गुण उद्यमिता के लिए सूट करें। इसलिए आप अपने पर्सनालिटी को चेक करिए, देखिए वो गुण है कि नहीं है। अगर नहीं है तो डेवलप करिए। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिस पे अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको ये जानना चाहिए कि
फाइनेंस कितने तरह का होता है दोस्तों। पहला जो है पब्लिक फाइनेंस, यानी जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और अगर जो आवश्यक खर्चे करने उसमें पैसा कम पड़ता है तो कर्ज भी लेती है और फिर बजट के माध्यम से उसको विभिन्न मदों पे खर्च करती है। ये पब्लिक फाइनेंस का एरिया है। अगर कोई सरकार अपने पैसे का सही उपयोग करे तो निश्चित रूप से लोगों के जीवन में सुधार आएगा और अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ेगी। दूसरा जो फाइनेंस है वो कारपोरेट फाइनेंस है, यानी जो संस्थागत फाइनेंस है उसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी आ सकती है, प्राइवेट सेक्टर की भी आती है। जहाँ तक पब्लिक सेक्टर का सवाल है, वहाँ उसका मालिक सरकार होती है, वो पूंजी लगाती है, वो लोग भी कर्ज लेते हैं और जो प्रॉफिट वो कमाते हैं उसमें से एक हिस्सा सरकार को डिविडेंड के रूप में देते हैं और उस पैसे का सरकार अपने बजट के माध्यम से लोकहित में दोबारा इस्तेमाल करती है या री इन्वेस्ट करती है। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर का सवाल है, इसका एक ही उद्देश्य है कि जो इसके ओनर्स हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे कोऑपरेटिव का कोई मेंबर हो या शेयर होल्डर हो, उसकी पूंजी को मैक्सिमाइज किया जाए प्रॉफिट के माध्यम से। तीसरा जो फाइनेंस है वो है पर्सनल फाइनेंस। इसका क्षेत्र यह है कि जो भी व्यक्तिगत जो आय आपकी है उसमें से आवश्यक खर्चे करने के बाद जो बचत आप कर पाते हैं उसका सही तरीके से निवेश करके, इन्वेस्ट करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये फाइनेंस के 3 इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जो आपको जानना चाहिए। अगली बात यह है कि आपको अगर बिजनेस को अपने पैसे से चलाना है या कर्ज भी लेके चलाना है तो क्या क्या आपको जानना चाहिए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं फाइनेंस से कनेक्टेड जिसका आपको आइडिया होना चाहिए। दोस्तों, पहली चीज़ आपको ये जानना चाहिए कि आप पैसा कहाँ लगाएंगे। हो सकता है बिल्डिंग बनानी पड़े, मशीन खरीदना पड़े, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना पड़े। अगर आप बिल्डिंग भाड़े पे ले लेते हैं, मशीन आपको लीज में मिल जाती है, कच्चा माल आप उधार ले करके क्रेडिट पे लाते हैं और डिस्काउंट दे के जल्दी सेल करते हैं या प्री बुकिंग एडवांस ले लेते हैं, तो निश्चित रूप से अपनी पूंजी की जो ज़रूरत है उसको आप कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये जानना चाहिए कि आपकी जो उत्पादन लागत है, या सेवा है, या प्रोडक्ट है, उसका नेचर क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं। दोस्तों, 3 तरह के कास्ट होते हैं। फिक्स कास्ट, यानी वॉल्यूम बढ़े चाहे घटे वो फिक्स बढ़ता नहीं है, फिक्स रहता है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो पर यूनिट जो फिक्स कास्ट होगा वो कम होता चला जाएगा जैसे जैसे बढ़ेगा, और वो वहीं तक कम होगा जब तक कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज ना हो जाए। दूसरा होता है वेरिएबल कास्ट, जिसमें कच्चा माल ही सारी चीज़ें आती हैं। ये एग्जैक्टली जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे आप प्रोडक्शन का, वैसे वैसे इसकी खपत बढ़ेगी। तीसरा सेमी वेरिएबल होता है, जैसे आपका रिपेयर, मेंटेनेंस है, तमाम चीज़ें हैं जो कि एग्जैक्टली नहीं बढ़ती हैं वॉल्यूम से, लेकिन हाँ धीरे धीरे बढ़ती हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि आपका जो कास्ट स्ट्रक्चर है उसका नेचर क्या है। अगर आपने टेक्नोलॉजी हाई लेवल की ली हुई है तो निश्चित रूप से उसमें पूंजी ज़्यादा लगती है, फीस का ज़्यादा होगा, और वेरिएबल कास्ट ज़्यादा इफिशिएंट हो जाता है आपका। अगली चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर आप नो प्रॉफिट नो लॉस जोन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, यानी वो सेल्स वॉल्यूम है जिस पे ना आपको प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। अगर उससे ज़्यादा सेल करेंगे तो प्रॉफिट जोन में चले जाएंगे, लेकिन यहीं आपको नहीं रुकना है। आपको एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाना है जो बाजार में जो आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा हो, तभी तो उद्यम करने का फ़ायदा है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट हमारे बिजनेस का क्या है। और मैं आपको बता दूं कि अगर टेक्नोलॉजी आपकी जटिल है या कॉम्प्लेक्स है तो फिक्स कास्ट आपका ज़्यादा होगा, और निश्चित रूप से जो ब्रेक इवन वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा और उसमें समय लगेगा आपको। और अगर टेक्नोलॉजी आपकी रूडिमेंट्री है या फिक्स असेट्स बहुत कम लगे हुए हैं, फिक्स कास्ट बहुत कम है, तो निश्चित रूप बहुत जल्दी आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंच सकते हैं। अगली चीज़ जो आपको जानना चाहिए वो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी इक्विटी या जो अपना पूंजी लगाए हैं उसके ऊपर आप कर्ज लेते हैं उसी के आधार पर।
कर्ज का सबसे बड़ा एक फीचर ये होता है कि जो भी आप ब्याज का भुगतान करते हैं उस पर वार्षिक यानी एनुअल, वो आपके खर्चे में आता है और उसको जोड़ करके ही आप प्रॉफिट निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, और तब आप उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब कि आपको टैक्स का बेनिफिट मिलती है। मान लीजिए आपने 12% के रेट पे ब्याज पे कर्ज लिया हुआ है और आपका जो कारपोरेट टैक्स का जो आयकर है, जो इनकम टैक्स का रेट है, वो है 25%। तो निश्चित रूप से जो इफेक्टिव आपका रेट हुआ वो 9% ही हुआ। और अगर आपका बिजनेस 15% ROI दे रहा है तो निश्चित रूप से 6% जो बचा वो किसको फायदा पहुंचाएगा? उन्हीं को पहुंचाएगा जिनकी पूंजी लगी हुई, जो मालिक हैं। तो कर्ज लेने का ये फायदा होता है बशर्ते उसका सही इस्तेमाल कर पाया। दोस्तों, अगली चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कास्ट और वॉल्यूम में रिलेशनशिप होती है। जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि जैसे से वॉल्यूम बढ़ेगा फिक्स कास्ट पर यूनिट कम होते चले जाएंगे और ओवरऑल कास्ट भी कम होगी। तो ये संबंध आपको समझना चाहिए कि कैसे कैसे ये बदल रहा है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, चूंकि मैं फार्मर रहा हूँ, इंटर तक की हमने पढ़ाई एग्रीकल्चर के साथ पूरा किया, खेती बाड़ी के साथ, तो मैंने देखा कि अगर किसी फसल को ज़्यादा पानी दे दो तो खराब हो जाती है, कम दोगे तो भी खराब हो जाती है। अपने शरीर को ही ले लीजिए, ज़्यादा खाओगे मोटे होगे उसकी बीमारियां पकड़ेंगी, कम खाओगे पतले होगे उसकी बीमारियां पकड़ेंगी। कहने का मतलब है कि इसी तरीके से हमारा जो इंडस्ट्री है, जो कोई भी बिजनेस है, उसको उसमें फाइनेंस को ऑब्जर्व करने की एक क्षमता होती है। अगर उससे आप ज़्यादा फाइनेंस डालोगे तो बीमार पड़ेगा, कम डालोगे तो भी बीमार पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि फाइनेंस का सही उपयोग करना, सही समय पर उपयोग करना, सही मकसद से उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगला आपको ये जानना चाहिए कि अगर आप अपने पैसे से ही बिजनेस करते हैं तो क्या क्या बिजनेस आप आसानी से कर पाओगे। पहली बात, तमाम तरह के डिजिटल इस समय बिजनेस चालू हो गए हैं जिसमें कम से कम पैसे में आप अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद सर्विस सेक्टर ऐसा है जिसमें मशीन आदि का ज़रूरत कम पड़ती है, भाड़े पे ले सकते हैं, आप ऑफिस शेयर कर सकते हैं और सर्विसेज दे सकते हैं। आप गूगल पे अपना लिस्टिंग करा दीजिए, घर से ही आपको कॉल आ जाएगी, आप दे दीजिए, तो कम से कम पैसे में इस काम को आप कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट, जैसे मान लीजिए आप किसी से बनवा रहे हैं, गांव में लेडीज है, उनसे बनवा के आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या लोकल भी बेच सकते हैं उसको, एक उनको मार्केटिंग सपोर्ट दे सकते हैं। इसमें भी पैसा आप रेगुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम को अपने पूंजी के अनुसार। इसके बाद मान लीजिए कि आपको बिल्डिंग और मशीन चाहिए ही चाहिए, तो पहले कोशिश ये कर सकते हैं कि आप बिल्डिंग भाड़े पे ले लें, मशीन लीज पे मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो स्मॉल स्केल पे इस चीज़ को शुरू करिए, एक्सपीरियंस गेन करिए, क्वालिटी को समझिए, कस्टमर को समझिए, फिर एक स्टेज जब आ जाए तो पूंजी उठाने के बारे में, कर्ज लेने के बारे में सोच सकते हैं आप। दोस्तों, अगला जो सवाल आपके दिमाग में आ गया होगा कि क्या पूंजी या कर्ज लेना गलत है क्या, कि हम अपने पैसे से करें? ऐसा नहीं है। पूंजी लेना या कर्ज उठाना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली बात, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए, फाइनेंशियली वायबल होना चाहिए, अट्रैक्टिव रिटर्न देना चाहिए, तभी लोग पूंजी लगाएंगे। दूसरी बात यह होती है कि आपका जो बिजनेस है स्केलेबल होना चाहिए, क्योंकि स्केलेबल होगा तो पैसे ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको और आपको पूंजी उठाना पड़ेगा, कर्ज भी लेना पड़ेगा। तीसरी बात जो है, आपका बिजनेस जो मैन है या जो उद्यमी है उसके अंदर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए उसको मैनेज करने की। उसके अंदर एक कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए जो उसको मैनेज कर पाए, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि ट्रेडिंग और इक्विटी का लाभ आपको मिल सकता है इससे। तो ये एक और बात भी है कि अगर आपका कंपटीटर पैसे वाला है, उसने पूंजी उठा रखी है, कर्ज ले रखा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो आपको प्राइस वार करके कंपटीशन से बाहर कर देगा, मार्केट से बाहर कर देगा, आपके मार्केट पर कब्जा कर लेगा। इसलिए आपको पूंजी लेना जरूरी है इस मामले में, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आप पूंजी उठाते हैं, कर्ज उठाते हैं, सही इस्तेमाल कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से ट्रेडिंग और इक्विटी का फायदा उठा के अपने शेयर के प्राइस को मैग्नीफाई कर सकते हैं
अर्निंग पर शेयर बढ़ा सकते हैं, उसका प्राइस बढ़ेगा, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आप क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाओगे, मार्केटिंग कर पाओगे, एग्रेसिव मार्केटिंग कर पाओगे, प्राइस वार कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है पूंजी उठाना या कर्ज लेना गलत है, लेकिन इसके लिए तैयारी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप पूंजी या उठाना चाहते हैं, कर्ज भी लेना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां डेवलप हो सकती हैं जिसमें आपको अपने पैसे से काम शुरू करना पड़े। पहली बात, क्योंकि आपकी कंपनी बिल्कुल नई है, तो कोई लोन देने को तैयार नहीं होगा, पूंजी लगाने को तैयार नहीं होगा, तो क्या करोगे आप? आपको अपने पैसे शुरू करना पड़ेगा। बाद में एक अप्रोप्रिएट स्टेज पे आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरी स्थिति यह बन सकती है कि ऐसी शर्तें थोप रहा हो जो आपको स्वीकार्य नहीं है, तो उस स्थिति में भी आपको अपने पैसे शुरू करके एक स्टेज तक बिजनेस को ले जाना पड़ेगा। उसके बाद बार्गेन करना पड़ेगा जिससे अच्छे शर्तों पे आपको पैसा मिल सके, चाहे पूंजी हो चाहे आपका लोन हो। तीसरी चीज़ ये है कि आपको ये मालूम है कि ये पूंजी की हमको ज़रूरत नहीं अभी, तो लेके क्यों आइडल रखें इसको। तो कुछ दिन तक अपने पैसे से कराइए, पूरी तैयारी कर लीजिए और अप्रोप्रिएट टाइम पे पूंजी लीजिए और उसको सही समय पर डिसबर्समेंट दीजिए उसका, ताकि उसका सही इस्तेमाल हो सके। दोस्तों, इसलिए मेरी समझ से आप अपने पैसे से बिजनेस चलाओगे या कर्ज या पूंजी लेकर चलाओगे, ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। अगली चीज आपके दिमाग में जरूर घूम रहा होगा कि अगर आप अपने पैसे से बिजनेस चलाना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपने पैसे से बिजनेस चलाते हैं तो निश्चित रूप से पहला काम आपको यह करना पड़ेगा कि 10 साल का कैश फ्लो एनालिसिस करनी पड़ेगी, उसका एस्टीमेट तैयार करना पड़ेगा बिजनेस का रियलिस्टिकली, और ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ इनफ्लो आउटफ्लो में गैप आ रहा है। तो जहाँ कैश का गैप आएगा वहाँ आपको पैसा लगाना पड़ेगा। अब देखिए कि ये गैप का साइज क्या है, क्या आप अपने पैसे से मीट आउट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर अपने पैसे से मीट आउट करने की स्थिति में आप नहीं हैं तो निश्चित रूप से आपको या तो अपने पैसे से करिए या पूंजी लीजिए या कर्ज लीजिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ अपने पैसे से मैं कर पाऊंगा धीरे धीरे, तो आप अपने पैसे से करिए। एक बार आपने ये निर्णय ले लिया कि अपने पैसे से करना है, फिर आगे आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब भी आप मान लीजिए ट्रेडिंग में है, जैसा हमने बताया कि आप अपने सामान को क्रेडिट पे लाइए और वॉल्यूम डिस्काउंट देके, प्राइस डिस्काउंट देके आप अपने स्टॉक को क्लियर करिए। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप हैं तो भी जो वर्किंग कैपिटल पार्ट होता है जिसमें रॉ मटेरियल की जरूरत आपको पड़ती है, वो आप क्रेडिट पे खरीद सकते हो और प्री एडवांस बुकिंग ले करके कस्टमर से आप रिसीवेबल का टाइम कम कर सकते हो, जिससे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो। जैसा हमने पहले बताया, आप बिल्डिंग भाड़े पे ले लीजिए, मशीन लीज पे ले लीजिए, ये आप कम कर सकते हो अपने पूंजी के रिक्वायरमेंट को। अगली बात यह है कि आप जो है अपने जो प्रबंधक हैं या जो कर्मचारी हैं उनको अपना एक इक्विटी दे करके, स्वीट इक्विटी जिसको बोलते हैं, या डिस्काउंट पे इक्विटी दे करके कम वेतन में उनसे काम ले सकते हैं, ताकि आपका मैन पावर कास्ट फिलहाल कम हो, और जब प्रॉफिट बनेगा तो उनका उसका लाभ उनको मिल जाएगा और मन लगा के काम भी करेंगे क्योंकि दे आर लाइक ए पार्टनर। अगला काम ये जो कर सकते हैं कि जैसा जैसा आपकी पूंजी आपके पास है उसी तरह से वॉल्यूम को रेगुलेट करिए और धीरे धीरे पूंजी बढ़ाते जाइए, जैसे जैसे लाभ मिले उसको रीइन्वेस्ट करते जाइए और बिजनेस को बढ़ाते जाइए। अगली जो चीज़ है कि ज़रूरत के मुताबिक आप जो भी काम करेंगे उसमें आप सही पैसा लगाइए और वही पैसा लगाइए जो अपरिहार्य हो। दोस्तों, ये तो हो गया कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने पैसे से बिजनेस को चला सकते हैं कम पैसे में। अब आप निश्चित रूप से जानना चाहेंगे कि इसके लाभ क्या है और नुकसान क्या है। तो इसका जो लाभ है, पहला लाभ यह है कि आप अपना निर्णय लेने के स्वतंत्र हैं, क्योंकि किसी की पूंजी आपने ले ली, कर्जा नहीं लिया है, कोई उसका इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। आपको कर्ज लौटाने की या पूंजी को सर्विस करने का बाध्यता नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा। आप अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उस पर फोकस कर पाओगे, कस्टमर सर्विस पे कर पाओगे, कस्टमर से कनेक्शन बना पाओगे। और अगला जो फायदा होता है, चूंकि पैसे कम है आपके पास, तो हर पैसे को सोच समझ के खर्च करोगे और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका मौलिक जो है फंडामेंटल आप सोल्यूशन ढूंढोगे ताकि पैसे बर्बाद ना हो आपके।
अन्यथा अगर पैसा बढ़ा हुआ तो आप उसको फेंक के कंसल्टेंट लगाओगे, पैसा वेस्ट करोगे। इसके बाद ज़्यादा पैसा डालने से जो बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे मैं बोला कि अगर ज़्यादा पानी दोगे तो फसल खराब हो जाएगी, तो उस तरह की बीमारी से बचोगे आप। और अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप मान लीजिए बिजनेस बेच करके बाहर निकलना चाहें तो आसानी से कर सकते हो, क्योंकि कोई रुकावट नहीं है, ना आपने पूंजी किसी से लिया ना कर्जा लिया है। अगर आपने कर्जा लिया हुआ है, पूंजी ली हुई, तो आपको निकलने नहीं देंगे। अब जहाँ तक हानि का सवाल है, तो अगर आप पूंजी या कर्ज नहीं ले रहे हैं तो पहली चीज़ ये है कि घाटे से निकल के प्रॉफिट में जाने में और आरओआई कमाने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ होगी वो स्लो होगी पूंजी की कमी की वजह से। दूसरी चीज़ ये है कि जो अगर आपके कोई कंपटीटर है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, डीप पॉकेट है उसके पास, तो प्राइस वार करके आपकी मार्केट कैप्चर कर लेगा, आपको पीछे छोड़ देगा, आपको तहस नहस कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कॉम्पिटिटिव माहौल क्या है, कैसे लोगों से आपको कम्पीट करना है। उसको देखते हुए आपको निर्णय लेना है कि अपने पैसे से करना है कि पूंजी या कर्ज लेके करना है। आपके बाजार के अवसर चले जाएंगे पैसे ना होने की वजह से, आप नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पाओगे, ट्रेडिंग एंड इक्विटी का फायदा नहीं उठा पाओगे आप, और उससे आपका जो इक्विटी का जो वैल्यूएशन है वो बढ़ेगा नहीं। अगली चीज़ ये है कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें भारी पूंजी की जरूरत है, वो आप नहीं कर सकते, लिमिटेशन हो जाएगी, क्योंकि पैसे नहीं आपके पास है। और अंत में पैसे की कमी की जो बीमारी होगी आपको लग जाएगी, अगर वास्तव में आपने सही जगह पर निवेश नहीं किया। कुल मिला के निष्कर्ष के रूप में आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने पैसे से बिजनेस कर सकते हैं बिना कर्ज के, बिना बाहर पूंजी लिए, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक स्टैंडिंग बन जाने के बाद आप जरूरत के मुताबिक सोच समझ के पूंजी भी लीजिए, कर्जा भी लीजिए और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे विदा चाहूँगा, लेकिन चलते चलते आपसे निवेदन करूँगा कि अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर कोई नया टॉपिक चाहिए तो हमको बताइए। और अगली बात, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमारा जो है प्रोत्साहन करिए। और अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमेशा कोशिश करिए कि अच्छा पढ़ें, सुने और देखें, ताकि आपके अंदर अच्छी सूचना जाए, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बनता जाए दिन प्रतिदिन, और सफलता के चांस बेहतर हों। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।